हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें हम आपको आपके एग्जाम के लिए कम टाइम में आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 11 पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स आपके साथ में कवर करेंगे। ये उसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले के वीडियोज में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कवर कर चुके हैं। तो आप यदि देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जा सकते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, एडेप्टेशन को समझाइए। मतलब जैसे कोई एनिमल पैरासाइट है, पैरासाइट का मतलब क्या होगा, जो कि हम पर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम पर डिपेंडेंट मतलब किसी भी दूसरी स्पीसीज पर डिपेंडेंट है अपने रहने के लिए। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से एडेप्टेशंस आ जाते हैं। ठीक है, और होस्ट स्पीसीज विथ, और इनको एक सुटेबल एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला है कि लैक ऑफ अनवांटेड सेंस ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि जैसे कि जो घुन होती है, घुन मतलब जैसे कि जो गेहूं में होती है, चावल में होती है। ठीक है, फिर है लाइस यानी जुएं जो हो गए, जो कि बालों में पाए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में है फ्लीज। फ्लीज मतलब जो कि कुत्तों के उसमें पाए जाते हैं ना, वो उनको बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है ऐसा, इनमें होता है लैक अनवांटेड सेंसेस। इनकी बॉडी बहुत ही हल्की होती है, सेंसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये उनके एडेप्टेशन को बता रहा है। एब्सेंस ऑफ विंग, इनमें पंख नहीं होते हैं, जो हम बोलते हैं ना उड़ करके चले जाते, तो उड़ करके नहीं जाते, हवा में जाएंगे, सर टच करने से जाएंगे। ठीक है, तो इनमें एब्सेंस ऑफ विंग, ये उनका एडेप्टेशन। आप चाहें तो इस आंसर को ना पॉइंट में भी दे सकते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट में भी। चलिए, नेक्स्ट है द प्रोसेस इज सकर्स स्टिक इनटू द होस्ट ऑब्जर्व अ लीच एंड टैपवर्म। मतलब लीच और टेप, लीच मतलब जैसे गोंच जिसको बोलते हैं, अगर उसका माउथ क्या होगा, उसमें छोटे छोटे से डॉट 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 टाइप के बने हुए होते हैं। देखिए, जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये है जो कि बालों में होगी। ठीक है, ये देखिए, इसकी बॉडी बिल्कुल हल्की है, इसमें विंग्स भी नहीं है और इनमें कोई सेंसेस भी नहीं है, जो कि आपको महसूस कराएं कि नहीं नहीं ये हमारे बालों में है। ठीक है, देखिए, ये है लीच। ये क्या करेगी, इसके आगे माउथ में छोटे छोटे से तरीके के सकर्स लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये एंटीकोगुलेंट, और जैसे किसी को यदि मान लीजिए वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, जिसमें कि पहले पता नहीं होता है कि हाँ, मतलब किसी भी अगर बॉडी में मान लीजिए ये वाला हाथ में कुछ हो गया है और यहाँ पे कुछ डॉक्टर कुछ ऑपरेशन करना है, तो वो पहले क्या करेंगे, अनकॉन्शियस वाला एक इंजेक्शन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो सेम ये लीच भी बिल्कुल वैसा ही करती है, जिससे हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी बॉडी में ये चिपक गई है, और यहाँ से पूरे ब्लड को सक करती जाती है। जब यदि हमें एहसास थोड़ा यदि बहुत होगा तब हमें पता लगेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनके कुछ अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सीन इन टेपवर्म। देखिए, ये जो टेपवर्म है, ये है टेपवर्म। ठीक है, ये टेपवर्म, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो ये क्या होंगे, अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा भी खाया और ग्रोथ हो गई, एग देंगे और फिर इसकी बहुत सारी पॉपुलेशन बॉडी में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें ये राउंड वर्म, ये है देखिए। फिर एक होते हैं इंटेस्टाइन में, ये देखिए इंटेस्टाइन में टेप वर्म होंगे, ये इस तरीके के। ठीक है, जो कि केवल इंटेस्टाइन का के न्यूट्रिशन को ही लेते जाएंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने खाने को लेते जाएंगे और अपने आप को मल्टीपल करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके कुछ अडेप्टेशन आप चाहें, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इस आंसर को आप एक तो पॉइंट में लिख करके बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, हर एक के नीचे आप उसका डायग्राम बना सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जैसे कि 5 नंबर का आएगा, तो आपको पूरे के पूरे 5 या 5.5 नंबर मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म के बीच में डिफरेंस लिखिए और इनका पर्टिकुलर एग्जांपल लिखिए। तो देखिए, म्यूचुअलिज्म का मतलब होगा कि दोनों ही
जो एनिमल है या फिर प्लांट है या स्पीसीज है, वो दोनों साथ साथ रहेंगी, एक दूसरे को ना ही कोई, मतलब यदि एक को अगर ये इसको फायदा करेगी तो इसको नुकसान भी नहीं करेगी, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रही है, नुकसान नहीं है। पैरासिटिज्म का मतलब होगा कि एक स्पीसीज दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। कमेंसलिज्म का मतलब है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर रह करके पूरा फायदा उठा लेगी, लेकिन दूसरी स्पीसीज को इसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें यही लिखा हुआ, म्यूचुअलिज्म में क्या है, बेनिफिटेड बोथ स्पीसीज आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम मिल करके रहेंगे। और पैरासिटिज्म में क्या होगा कि एक स्पीसीज को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि कमेंसलिज्म में क्या होगा, दो स्पीसीज होंगे, एक दूसरे के से बेनिफिटेड होगी लेकिन दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का लाइकेन देखिए इस तरीके से होगी, एल्गी और फंगस ये दोनों मिल करके रहेगी, ठीक है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। दूसरा है पैरासिटिज्म में कस्क्यूटा, टेप वॉर्म या फिर प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये देखिए ये है टेप वॉर्म, ये है मच्छर मॉस्किटो और ये है जू, ठीक है। और फिर कमेंसलिज्म में क्या है कि एक को फायदा होगा और एक को कोई असर ही नहीं होगा, तो इसका एग्जाम्पल है ये देखिए, ये आम का पेड़ है, इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके के पेड़ आपने लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो लटके हुए हैं हवा में, ये क्या करेंगे, इस आम के पेड़ से पूरा न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, लेकिन आम के पेड़ को इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पिरामिड को ऑब्जर्व करना है और पॉपुलेशन के बारे में आपको बताना है। तो हम यहीं से देख लेते हैं आंसर पे चलने के पहले। देखिए ये है, ये जो इस तरीके की बॉक्स बने हुए, ये है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यह लिख लेते हैं ताकि वहां बार बार ना देखना पड़े। फिर है ये जो लाइनिंग है, ये है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और ये है, ये जो खाली बॉक्स है, ये पोस्ट रिप्रोडक्शन का, पोस्ट रिप्रोडक्शन। अब देखिए तीनों को समझते हैं, पहले इस ए वाले को समझते। देखिए ये पहला नंबर का है, ये पहले नंबर में क्या हो रहा है, देखिए एक ट्रायंगल बना है, देखिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल तैयार है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए रेडी है, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है अब वो होना शुरू हो गया, और ये रिप्रोडक्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद आकर के स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब जो पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा पॉपुलेशन का, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए बी वाले में क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है, दोनों बिल्कुल बराबर है, मतलब ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पोस्ट रिप्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें पोस्ट रिप्रोडक्शन का क्या है, मतलब अब पैदा हो गए हैं, ठीक है, स्पीसीज जो है वो पैदा हो गई है स्पीसीज, ठीक है। अब ये स्पीसीज, अब वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों बराबर चलेंगी और फिर थोड़ा सा रुक जाएंगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब एक टाइम तो ऐसा आना ही है जहाँ पे रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्शन कम है, मतलब ये चांसेस कम है कि डेथ रेट थोड़ा सा हाई हो, यहाँ पे डेथ रेट हाई होगी और यहाँ पे डेथ रेट और भी हाई होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्शन मतलब जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए पिरामिड ए मतलब जो इस तरीके का बना था, इसमें क्या है, ये एज के आधार पे पिरामिड है, जिसमें रिप्रोडक्शन के बाद में एक में डिफरेंस किया गया है। इससे पता चलता है कि जनसंख्या जो है तेजी से बढ़े, क्योंकि पिरामिड किसी भी जा सकता है, ठीक है। अब देखो जो बी वाला है, बी वाला कौन सा, ये वाला बी वाला, ठीक है। इसमें क्या है, उल्टे घंटे के आकार की संरचना है। इसमें यही बोला था ना, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बराबर हैं, जबकि यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में
ये जो है स्टेबल हो जाएगी और कोई भी का जन्म नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सी वाला है ये वाला, ये बलून, हॉट एयर बलून की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि ये कलश या फिर हॉट एयर बलून की तरह है। इसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों लगभग थोड़ा सा कम है। जैसे प्री रिप्रोडक्टिव देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव कम है जबकि रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इससे पता चलता है कि इसमें वृद्ध लोगों की संख्या अधिक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा ना, जो पहले हैं बस वही हैं। ठीक है, और इससे जनसंख्या में गिरावट आएगी, मतलब जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप केवल इस डायग्राम से भी समझ करके अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड लाइट। क्या जो सनलाइट होगी उससे जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो अफेक्टेड होगा? ठीक है, यदि होगा तो आप एक सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो देखिए होगा क्या, पहले तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना खाना बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गोट आ गई, ये गोट इसको खाएगी। ठीक है, अब लॉयन आएगा, लॉयन इसको खा जाएगा। अगर मान लीजिए सनलाइट कम रहे तो ये प्लांट क्या होगा, कम ग्रोथ होगा, तो गोट क्या होंगी, अब इनमें कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं रह पाएंगी और ये लॉयन इससे अफेक्टेड होगा। तो कहीं ना कहीं सनलाइट का इस फूड चेन पे असर पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम किसी हिल एरिया पे चले जाते हैं तो प्लांट वहाँ पे क्या होंगे, एकदम कोन शेप के होंगे, है ना। जहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरती, ठंडे इलाका, वहाँ प्लांट जो कैसे कोन शेप के होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि बर्फ उन पे ना जम पाए। अब जब पेड़ और लंबे लंबे होंगे, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पाएंगी ना ज़्यादा जमीन तक, पेड़ लंबे लंबे होंगे। और अगर हमारा जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही डेंस रहा तो नीचे तक सनलाइट नहीं आ पाएगी, जिससे जो नीचे छोटे छोटे पौधे जो है ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो उस पर डिपेंड जो एनिमल है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। अब उस पर डिपेंड जो हायर एनिमल है, एकदम टॉप लेवल का कार्निवोर, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइट जो है इस पूरी फूड चेन को इफेक्ट करती है। अब इस पूरे आंसर को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं और यहाँ पे एक फूड चेन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी फूड चेन केवल नाम लिख करके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम आपको लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को बनाना है। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को देख लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ आंसर देखेंगे। देखिए ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ये है टाइम, मतलब टाइम के साथ में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं या फिर स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये हुई ग्रोथ, होती जा रही है टाइम के साथ में। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है, अब देखिए यहाँ पे एकदम मैक्सिमम। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जैसे कि ये एक पेट्री डिश है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अभी तक 6-7 बैक्टीरिया हैं और खाना बहुत सारा रखा हुआ है, मतलब पूरा फुल पेट्री डिश है। कुछ टाइम के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये जो बैक्टीरिया है अपनी पॉपुलेशन को डबल ट्रिपल कर लेंगे। अच्छा, खाना उतना ही है, डबल ट्रिपल कर लेंगे। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना भी तो चाहिए ना, लेकिन खाना तो उतना ही है, धीरे धीरे करके खाना भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अच्छा जब ये अपने आप को डबल कर रहे थे तब तक ग्रोथ रेट एकदम हाई थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे खाने की कमी से जो बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होंगे, मरने लगेंगे। जब मरने लगेंगे तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, हाँ स्टेबल रहेगा केवल कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए। ठीक है, आप देखिए अब इसमें इस आंसर में हमें लिखना क्या है। तो देखिए जब ग्रोथ रेट स्टार्ट होती है, जैसे ये था ना, तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुई, तो ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोला जाता है लैग फेज। लैग फेज में क्या होगा, जैसे इन्होंने लिया है ईस्ट सेल, मैंने बैक्टीरिया बताया, इन्होंने ईस्ट सेल लिया है। इसमें क्या होगा, लिमिटेड हैबिटेट होगा। ठीक, और अपने आप को बढ़ाएंगे। अब एक आता है एक्सपोनेंशियल फेज, मतलब एकदम जब ग्रोथ बढ़ेगी। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, ये देखिए लिखा, ईस्ट सेल सडनली राइजेस, रिजल्ट क्या होगा, रैपिडली सेल डिवीजन होगा और ये ईस्ट जो है अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। पॉजिटिव इसमें क्या होगा कि सेल ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगी। अब ना ही अभी, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ना ही डेथ होगी ना ही बर्थ होगा।
ठीक है, उसको बोला है पॉजिटिव। नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज में क्या होगा कि अब बर्थ तो हो नहीं रहा है क्योंकि खाने की कमी है, तब क्या होगा, कंपटीशन होगा। जो इस कंपटीशन को जीत जाएगा, मतलब कम खाने में भी सरवाइव कर पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तब वही जो अभी जो हाई थी रेट, अब वो क्या हो जाएगी, धीरे 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 करके स्लो आने लगेगी। ठीक है, तो ये है पूरा का। अब है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज वो होता है जिसमें वही स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब तो ये थे कुछ, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो बैक्टीरिया या यहाँ पे ईस्ट सेल का एग्जांपल लिया, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 11 पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स के कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि हमने आपके साथ में डिस्कस किया। पूरा एक मेथड बताई कि आपको आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सके। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अपकमिंग और इससे पहले वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल पाए। थैंक यू।